हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस अस्सलाम मिस। वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हो सब लोग? सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे अच्छे। मिस। ओके। मैं बहुत उम्मीद अच्छे करती मिस। हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्कूल बंद है लेकिन आपकी पढ़ाई शुरू है ना? कितनी खुशी की बात कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी आप लोगों की पढ़ाई शुरू है। आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना? और हम कितने मज़े से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टर्म का हमने पोर्शन इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब सेकंड टर्म के इसमें भी हमारे काफ़ी लेसन हो चुके हैं। आज हम लोग हमारे लेसन का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपको 8वीं में भी है, 8वीं की क्लास में भी है ये लेसन। इसलिए मैं इतने आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ ताकि आपको हर बात, हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये लेसन हमारा अभी आखिरी पड़ाव पर है। हमने यहाँ पर लास्ट टाइम देखा था फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो किस तरह से होता है। फर्मेंटेशन यानी एक हिसाब से हमारी सादा भाषा में जो है वो सड़ाना। ठीक है, फर्मेंटेशन यानी क्या होता है? सड़ाना। तो हम लोग देखते हैं, हम समझते हैं कि सड़ाना यानी कोई गंदी काम, गंदा हर चीज खराब चीज होती होगी। लेकिन हमने पिछली बार ये देखा कि हमारी अम्मी घर में जो इडली बनाती है वो भी फर्मेंटेशन करती है। चावल को पीस कर जो रात भर रखती है और फिर सुबह में वो चावल जो है पूरा उभर कर आता है और फिर उसकी इडली बनाई जाती है। तो ये हम जानकर हमको खुशी होगी कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कौन करते हैं? कौन करते हैं फर्मेंटेशन? बोलो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? कौन करते हैं फर्मेंटेशन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी आंखों से हमको दिखाई भी नहीं देते लेकिन वो हमारे लिए कितना बड़ा काम करते हैं। दूध से दही बनाते हैं, इडली के लिए आटा इस तरह से रेडी करते हैं। उसके बाद में जिसके घर के नजदीक में पाव की बेकरी होगी उन लोगों को भी पता होगा कि पाव का आटा जो है वो गूंद के रखा जाता है और फिर सुबह में उससे पाव बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को हम फर्मेंटेट करते हैं और उसका इस्तेमाल हमारी जाती जिंदगी में लेते हैं। और पता है आप लोगों को, ये जो फर्मेंटेशन किया हुआ फूड होता है ना, ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फर्मेंटेशन किया हुआ फूड हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि जब ये फूड हमारे लिए इतना फायदेमंद है इसलिए लोगों ने सोचा और फिर फर्मेंटेशन के जरिए बहुत सारी जो है वो दवाइयाँ वगैरह बनाई जाने लगी और उसका इस्तेमाल हमारे मेडिसिन बनाने के लिए मेडिकल तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। यू कैन सी पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, हाउ फर्मेंटेशन इज यूज्ड एज मेडिकल बेनिफिट्स हम लोगों को इससे कैसे मिलते हैं, ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं। यू कैन सी योर पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दिख रहा है आप लोगों को? पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दवाई की बोतलें हैं। आपकी किताब में कितनी अच्छी तस्वीर दी हुई है। नाउ वी कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है लेसन में। समटाइम्स इवन यू आर इल, हम बीमार पड़ते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना यानी डॉक्टर हम लोगों को लिख कर देते हैं ना। प्रिस्क्राइब करना, ये प्रिस्क्राइब जो वर्ड है, प्रिस्क्राइब करना यानी डॉक्टर हमको लिख कर देते हैं ना दवाइयाँ, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ओके, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैप्सूल्स और इंजेक्शंस ऑफ मेडिसिन लाइक penicillin. This type of medicines destroy the pathogen. पैथोजन यानी किसको बोला जाता है? पैथोजन। पैथोजन यानी आप लोगों को जो भी जरासीम होते हैं ना, जो जिससे हमको बीमारी होती है उसको बोला जाता है पैथोजन। तो पैथोजन जो है
पैथोजन जो होता है वो पैथोजन का मतलब होता है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो। यस मिस, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो पैथोजन यानी जो जरासीम हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, रिटार्ड रिटार्ड यानी रोक देते हैं उसके बढ़ने को, जरासीम के बढ़ने को रोक देते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर वन फ्यू हेल्थ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, और ये एंटीबायोटिक जो है वो हम लोग माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। अभी हमने इससे पहले देखे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो एंटीबायोटिक जैसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको कभी कभी हमारी जान भी बचा रहे हैं। देखो, डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कितनी बड़ी बीमारी है, टाइफॉइड, कॉलेरा एक्सेट्रा, विच आर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्योरेबल, यानी पहले ये ऐसी मानी जाती थी कि इनक्योरेबल, इनक्योरेबल यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता, हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स की वजह से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफॉइड है, कॉलेरा है, जिससे पहले लोग मर जाते थे, पूरे गांव के गांव मर जाते थे, लेकिन अभी उस बीमारी के ऊपर कंट्रोल हमने पा लिया है। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक्स की वजह से। और ये एंटीबायोटिक्स हमको कौन बना कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने फायदेमंद है, आप लोगों को ये जानकर समझ में आ रहा होगा। डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीजेस बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, जिनसे हम लोग गाय है, भैंस है, जिससे दूध हम पाते हैं, बकरी है, या हमारे घर के भी जो पालतू मिस, जानवर आवाज है, नहीं आ रही है। उन लोगों को, हेलो, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सो डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। अब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बेचारे, वो तो बोल नहीं पाएंगे कि उनको कुछ हो रहा है, तो उनको भी हम लोग जो है वो इन बीमारियों से बचा सकते हैं। उनके खाने में जो है वो एंटीबायोटिक मिलाया जाता है। ओके, मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। Plant diseases can also be controlled with the help of antibiotics। देखो कितनी बड़ी बात है। प्लांट्स के भी जो डिसीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को डिसीज नहीं होते हैं, प्लांट्स को भी बहुत सारे डिसीज होते हैं, तो उनके डिसीज को भी एंटीबायोटिक्स से रोका जा सकता है। तो कितना बड़ा काम कर रही है देखो एंटीबायोटिक्स। जो प्लांट्स हमको बता नहीं पा रहे हैं, जो एनिमल्स हमको नहीं बता पा रहे हैं कि उनको क्या बीमारी है, तो हम उनको हर बीमारी से बचा सकते हैं एंटीबायोटिक के जरिए। प्लांट्स को हम लोग जो खाद डालते हैं, वो खाद में एंटीबायोटिक्स मिक्स करके हम वो खाद उनको डालेंगे तो वो उनके तक पहुंच जाती है एंटीबायोटिक्स। उसी तरह से जो एनिमल्स का जो फूड होता है, उनके फूड में हम लोग वो एंटीबायोटिक मिक्स करके उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स के जरिए हम न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि वी कैन प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। Though antibiotics are useful for curing certain diseases, they can be harmful। बहुत ज्यादा हम लोग सोच रहे हैं कि अरे एंटीबायोटिक से तो सब अच्छा हो रहा है, तो लो इतना सारा सारा डाल दो, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। दे कैन बी हार्मफुल इफ यूज्ड विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। यानी अभी जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इस दवाई से मुझे बहुत आराम आ गया, हाँ, तो फिर मैं बोलूंगी चलो अनम मैश्रा तुम भी यही दवाई ले लो, तो ऐसा नहीं चलता है। जो दवाई मुझे सूट हो गई, जरूरी नहीं है कि वो तुमको भी सूट हो जाए, तो इसलिए हमको फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। हेंस अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेना चाहिए। In fact,
We should not take any medicines on our own to treat एलिमेंट्स किसको बोला जाता है? जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, गड़बड़ हो जाती है, उसको बोला जाता है एलिमेंट्स, लाइक बॉडी एक, हेडेक, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। हम समझते हैं क्या क्या, थोड़ा सर तो दुख रहा है, थोड़ा सा हम लोगों को बॉडी पेन तो हो रहा है, थोड़ी सी सर्दी तो हो गई है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास न जाते हुए एक दूसरे से पूछकर दवाइयाँ खाते हैं, या मेडिकल स्टोर के पास भी जाते हैं और उसको बोलते हैं ज़रा कोई सर दर्द की गोली होगी तो दे दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो गोली जिससे एक बंदे का सर दर्द अच्छा हो गया तो वो दूसरे के लिए भी सुटेबल होगी। ठीक है, उस वक्त के लिए आपको लगता होगा कि हाँ ये वाली गोली खाने से ना मेरा सर दर्द जो है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको कभी उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की हरकतें नहीं कर का नुकसान कर लोगे। तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कहने का मतलब है। अब वैक्सीन यहाँ पे दिया हुआ है भी क्वेश्चन, व्हाई आर इन्फेंट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स टाइम शेड्यूल। आप छोटे होंगे तो आपको याद होगा, आपके अम्मी के पास में एक कार्ड होता है ग्रीन कलर का, और आपको है ना उस कार्ड के हिसाब से वक्त वक्त पर जाकर एक एक टीका लिया जाता है, कभी 1 साल का, कभी 5 साल का, कभी 12 साल का, इस तरह से टीके लिए जाते हैं। याद है आपको? अगर आपकी अम्मी के पास में अब तक कार्ड होगा तो पूछ लेना। तो ये वक्त पर जो है वो टीके लिए जाते हैं, वैक्सीन लिया जाता है। व्हाट इज अ वैक्सीन? तो वैक्सीन किसे कहते हैं? एक इंजेक्शन होता है, अभी कोरोना की भी वैक्सीन आई है ना, कोरोना वैक्सीन भी अभी आ चुकी है। तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है और इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन यानी बीमारी होने के बाद में जो हमारे इलाज के लिए की जाती है उसे कहा जाता है इंजेक्शन, और वैक्सीन यानी उसको कहते हैं कि वो लगाने के बाद में हमारे जिस्म के अंदर उस तरह के एंटीबायोटिक्स और सारी चीज़ें हो जाती है कि अगर वो बीमारी के जरासीम कभी भी हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो हम पर उसका कोई असर नहीं होगा, तो उसको कहते हैं वैक्सीन। तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है वैक्सीन का, देखो, वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन अ लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। देखो यहाँ पे भी माइक्रोब से बनाया जाता है, दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीजेस, यानी वो हमको स्ट्रांग बनाती है वैक्सीन वो बीमारी के लिए। अभी जैसे कोरोना वैक्सीन आई है, तो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में हम बिंदास हो जाएंगे कि हमको कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। ठीक है, इफ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीज और इम्यूनिटी दैट इज resistance to that disease increases, so that the possibility of contracting that diseases is greatly reduced, यानी वो बीमारी होने के हमको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। हम में अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो बीमारी हम तक कभी आ ही नहीं सकती। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, टैनिंग ऑफ स्किन के लिए भी हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अगेव, देखो ऐसा नहीं कि खाली दवाइयाँ बनाने के लिए की जाती है वैक्सीन का इस्तेमाल, हम प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, रस्सी बनाने के लिए, और स्ट्रिंग जो अगेव से बनाई जाती है, स्ट्रिंग यानी जो धार तार जो बनाई जाती है। सम माइक्रोब्स यूज्ड ऑयल फॉर देयर ग्रोथ, such microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean or lake formed due to a leak or a spill, that is to clear an oil slicks। यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो तेल को खाते हैं। तो क्या किया जाता है, अभी बीच में देखो कुवैत वॉर हो गया था सद्दाम हुसैन के वक्त में, तो क्या हो गया था, पूरे के पूरे ऑयल के टैंक्स जो है वो कहीं कहीं पे पूरे फूट गए थे, और जिससे क्या हो गया था,
पूरा तेल पूरे समंदर की तह के ऊपर आ गया था। अब आप समझ सकते हो कि अगर पूरा तेल समंदर की तह के ऊपर आ जाएगा, इफ इट विल कवर द सी, तो वहां पर सी के जो एनिमल्स है, बहुत सारी मछलियां मर गई थी जिसकी वजह से। तो क्या किए थे हेलीकॉप्टर से, क्या किए थे, ये माइक्रोब्स जो है वो डाल दिए गए थे समंदर के पानी के ऊपर, और उन माइक्रोब्स ने क्या किया था, वो सारा के सारा तेल जो है वो खा गए थे, जिसकी वजह से समंदर के ऊपर के तह से पूरा तेल जो है वो हट गया था, और हमारे समंदर के जितने भी एनिमल्स हैं वो जिंदा हो गए थे, जिंदा रह पाए थे। नहीं तो उन तक जो है वो हवा की ऑक्सीजन पानी में मिक्स नहीं हो पा रही थी तेल की तह की वजह से, और जो एनिमल्स हैं समंदर के वो मर जा रहे थे। तो ये इतनी बड़ी चीज जो है वो भी माइक्रोब्स की वजह से हम लोगों ने कंट्रोल में लाई। ठीक है, आपको ध्यान में आ रही है ना सारी बातें? हेलो, Yes, miss. तो कितनी बड़ी बात है ना ये। सो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, ये सब हम लोगों ने देखे। तो इतने बड़े बड़े चीज के लिए भी माइक्रोब्स जो है हमारे इस्तेमाल होते हैं। फार्म वेस्ट, जो खेत में कचरा निकलता है, ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस, हमारा जो नंबर 1 और नंबर 2 होता है, वेट गार्बेज, गीला कचरा एक्सेट्रा, इज कलेक्टेड and used in a biogas plant to produce biogas and fertilizer। अब ये सब कचरे से बायोगैस बनाने के लिए भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये सारे कचरे से बायोगैस बनाकर हमको देते हैं। देखो ये भी कितना बड़ा काम है ना, तो जिससे बायोगैस बनाई जाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको फायदा ही पहुंचाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी है। जैसे देखो इंसानों में भी कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान होते हैं। तो बुरे इंसान वो होते हैं जो हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं, और अच्छे इंसान होते हैं जो हमेशा दूसरों का फायदा सोचते हैं, है ना। तो उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। What happens to the sweet meat or bread forgotten in the lunch box for 3 or 4 days? 3 या 4 दिन के लिए अगर आपने लंच बॉक्स के अंदर कोई मिठाई या कोई ब्रेड ऐसा रख दिया और भूल गए निकालना, तो क्या होगा? 3-4 दिन के बाद में तुम डब्बा खोलोगे तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा आपको? चलो जल्दी बताओ। सड़ जाएगा वो, सड़ जाता फिर है और तो उसके खराब हो ऊपर, जाएगा। हाँ खराब, और उसके ऊपर कुछ तो चीज नजर आती है ना, उसके ऊपर बुरशी पकड़ती है ना, फंगस पकड़ता है उसके ऊपर, देखा होगा आपने, है ना। सो इफ जार ऑफ पिकल, उसी तरह से आपने देखा होगा कि अचार की बरनी होती है ना, अचार की बरनी वो भी अगर हमने बराबर से नहीं बंद की तो उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें भी इस तरह से फंगस पकड़ लेती है। जैम की बोतल होती है, मुरब्बा होता है एक्सेट्रा, आर ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, a round layer of white scum or black particles may appear to have formed on a surface of summer in summer, ज्यादातर गर्मी के मौसम में ऐसा दिखता है। मिल्क में जो भी आपको, मिल्क हम लोगों ने कभी भूल गए गर्म करना और बाहर रह गया, तो वो भी क्या हो जाता है, मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल, वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है क्विकली। Fungus grows quickly on moist and stale food, जो गीला गीला चीज होता है, इसलिए बरसात के मौसम में भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम वो खराब वाला खाना क्या करते हैं, अक्सर खाना जब खराब हो जाता है, जब बिगड़ जाता है, तो हम ऐसे खराब खाने को फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि खराब खाना खाने की वजह से हमारी तबीयत खराब हो सकती है ना। खराब खाना खाने की वजह से क्या होगा, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। फूड पॉइजनिंग, उसी को क्या कहा जाता है, फूड पॉइजनिंग। अब ये रास्ते के ऊपर जो खाना वगैरह बनाकर बेचते हैं, उन लोग ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, और उसी तरह का खाना हम लोगों को गर्म करके खाने के लिए दे देते हैं। इसीलिए कभी कभी रास्ते का खाना खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है।
As they use foodstuffs for their own nutrition, some microbes releases toxic materials. और वो खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीले मटेरियल छोड़ते हैं, राइट? एंट्रोटॉक्सिन्स इनटू द फूड, खाने में क्या करते हैं वो? इस तरह से जहरीले चीजें छोड़ देते हैं. सच टॉक्सिन स्पॉइल्स द फूड, और यही चीजें जो है वो हमारे खाने को खराब कर देती है. ईटिंग सच स्पॉइल फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, और इस तरह का खाना अगर हमने खा लिया तो हमको लूज मोशन यानी जुलाब होते हैं और वॉमिटिंग होती है, उल्टी बिल्टी होना शुरू हो जाती है. नाउ हाउ विल यू नो दैट अ फूड स्टफ इज स्पॉइल्ड? हमको कैसे मालूम पड़ता है कि यह खाना खराब है? चलो जल्दी बताओ, आपको पता है कैसे मालूम पड़ता है कि खाना खराब हो गया है? कौन बताएगा? हाँ, उसमें एक अजीब सी बदबू आना शुरू हो जाती है, और ये बदबू किसकी वजह से आती है? जो माइक्रोब्स उस खाने के अंदर जहरीले मादे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो खाने में बदबू आना शुरू हो जाती है. फिर व्हाट प्रोटेक्शन विल यू टेक व्हाइल परचेसिंग फूड? व्हाई? जब तुम खाना कहीं से अगर खरीदते हो तो तुमको क्या प्रोटेक्शन देखना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या एहतियात करना है? बोलो जल्दी जल्दी, क्या प्रिकॉशन लेंगे अगर हमने बाहर से खाना खरीदा तो? क्या चीज देखेंगे? जल्दी बताओ. खराब है कि अच्छा है? हाँ, उसको पहले हम लोग स्मेल करके देखेंगे कि खराब है या अच्छा है. दूसरा, अगर पैकेट के अंदर खाना है तो उस पैकेट के ऊपर हम उसकी तारीख देखेंगे. जो आप लोग कोई भी ऐसी खाने की चीजें लेते हो ना, देखो उसके ऊपर तारीख लिखी. हम लोग रोजाना ब्रेड भी लेके आते हैं, अदना सा ब्रेड, या दूध का भी पैकेट लेके आते हैं, देखो उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है कि बेस्ट बिफोर. बिल्कुल 2 दिन के आगे की डेट लिखी हुई रहती है. ब्रेड के ऊपर देखो बिल्कुल 2 दिन की डेट लिखी होती है. अगर उस 2 दिन में हमने वो ब्रेड नहीं खाया तो उसमें फौरन फंगस पकड़ना शुरू हो जाती है. तो क्यों हमको देखना जरूरी है? ताकि हमको उससे नुकसान न हो. इधर आगे लिखा है ना, व्हाई. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग. उस फूड पॉइजनिंग से हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये देख कर लेना चाहिए, ठीक है? व्हाई डू फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट्स अकर ड्यूरिंग मैरिज और अदर कम्युनिटी फीस्ट? ज्यादातर शादी के वक्त में और दूसरे कम्युनिटी फीस्ट होते हैं, ऐसे वक्त में फूड पॉइजनिंग ज्यादा होती है. ऐसा क्यों होता होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, ऐसा क्यों होता होगा? जल्दी बताओ. हेलो, ऐसा क्यों होता होगा ज्यादातर शादी के वक्त में और जो हमारे कोई फंक्शन होता है उसमें हमारे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जल्दी बताओ, क्यों होता होगा ऐसा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस. हाँ, तो बताओ ना, ऐसा क्यों होता होगा शादी के वक्त में और फंक्शन के वक्त में ही ऐसा फूड पॉइजनिंग होती है ज्यादातर? बताओ. कौन मिस उसमें ठंडा रहता है. ठंडा रहने से फूड पॉइजनिंग थोड़ी होगी. कौन बताएगा? मिस बर्तन की वजह से जिसमें खाना बनता है. वेरी गुड. जो शादियों के जो बर्तन होते हैं ना, कभी कभी जो शादी के खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो एहतियात नहीं रखते, बर्तनों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं. फिर खाना बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो कभी कभी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पैसे बचाने के चक्कर में. तो उस वजह से क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे मौके पे कोई देखने नहीं जाता है ना वहाँ पे कि उसने क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया है खाना बनाने के लिए, कितनी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया या नहीं है. तो उस वक्त में ऐसे लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और घटिया क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करके इस तरह का काम करते हैं, ठीक है?
तो इस वजह से शादियों में हमको बहुत ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए। आपके घर में भी अगर कोई ऐसी मौके होंगे तो आप लोगों को वो जो खाना बनाने वाला है उसके ऊपर इतना पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। चेक करना चाहिए कि उसने कौन से क्वालिटी की चीज़ें ली है, उसने खाने के लिए बर्तन अच्छे से लिए या नहीं है, पका रहा है किस तरीके से, कौन सी जगह पे पका रहा है, साफ सुथरी जगह है या नहीं, ये सब हमको देखना चाहिए। हमारे घर में शादी ब्याह का मौका है, हमारे घर में फंक्शन है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने के लिए वो खाना बनाने वाले के रिश्तेदार नहीं आने वाले, हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं ना। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, बराबर। ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड, इसलिए हमको हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए और अच्छी तरह से ढका हुआ खाना खाना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमको पानी जो है वो जहाँ तक हो सके बॉईल करके पीना चाहिए। होल्ड अ हैंडकरचीफ over your mouth and nose when you cough or sneeze, और कभी भी अपने नाक या मुंह के ऊपर जो है वो हैंडकरचीफ पकड़नी चाहिए जब भी हमको छींक आती है या खांसी आती है, क्योंकि इससे अगर हमने रुमाल नहीं पकड़ा तो हमारे मुंह से निकलने वाले, नाक से निकलने वाले जो जंतु होंगे वो अगर आजू बाजू में खाने की चीज़ें होंगी उसके अंदर उड़ सकते हैं और लोगों को तकलीफ हो सकती है। Don't allow garbage and water to accumulate around your house. हमारे घर के अतराफ में कभी भी कचरा या पानी को जमने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जंतु जो है वो, जरासीम जो है वो पैदा हो जाते हैं, और ये जरासीम भी माइक्रोब्स ही होते हैं, लेकिन ये बुरे वाले माइक्रोब्स होते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पैथोजेंस, diseases producing microorganisms. पैथोजेंस में भी, पैथोजन किसको कहा जाता है? डिसीजेस। पैथोजन किसको कहते हैं? देखो मैंने पहले भी so you have to see the what is pathogen. Pathogen may be present in water bodies. हाँ, वाटर पानी में हो सकते हैं, इसीलिए बोल रहा है कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। कंटामिनेटेड विथ सीवेज एंड डर्ट, कभी कभी पानी देखो कितना गंदा आता है और उसके अंदर कचरा होता है फ्रॉम द सराउंडिंग। इन फूड लेफ्ट अनकवर्ड, और खाने में कैसे आता है? खाना अनकवर्ड होता है इन अनहाइजीनिक कंडीशन विथ हाउस फ्लाइज। अब ये अनहाइजीनिक कंडीशन किस किस से होती है? अब ये माइक्रोब्स हमारे खाने में लाकर छोड़ने का काम कौन करता है? ये हाउस फ्लाइज जो होती है, मक्खियाँ जो होती है ना, सिटिंग ऑन इट एक्सेट्रा। इफ सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर इज कंज्यूम्ड वी मे फॉल इल, और इससे हम अगर इस तरह का खाना खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। विद डिसीजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जिससे हमको पेट की जो है वो बीमारियां हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। लाइक अमीबायासिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां हमको हो सकती है, गैस्ट्रो एक्सेट्रा। Pathogens are released in the air with when a person having an infection of the respiratory tract, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक किसको बोलते हैं? सांस लेने का जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमको स्नीजिंग होती है, यानी छींक आती है, और कफ होता है, हमको खांसी आती है। तो ये कब होता है? जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे नाक में जब इरिटेशन होता है तो हमको छींक आती है, हमारे गले में खराश होती है तो हम खांसते हैं, राइट। अ हेल्दी पर्सन में गेट infected with such pathogen on breathing in the same air, और एक अच्छा इंसान, सेहतमंद इंसान अगर इस इन्फेक्टेड इंसान ने हवा में खांस दिया, हवा में छींक दिया,
तो उसके जरासीम जो है वो अच्छे इंसान तक पहुंचकर उसको बीमार कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। जो इंसान छींक रहा है, खांस रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको सर्दी हो गई है, सर्दी खांसी है। वो हो सकता है कि वो डिप्थेरिया का पेशेंट है, या निमोनिया का पेशेंट है, या टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। और अगर ऐसे बंदे ने छींक दिया, खांस दिया, तो उसके जंतु दूसरे इंसान तक पहुंचकर उसको भी ये बीमारियां हो सकती है। दूसरा है मॉस्किटोज, जो हमारी मच्छर होती है, प्रोड्यूसेस इन प्लेसेस लाइक हीप ऑफ गार्बेज। मच्छर कहाँ पैदा होती है? जहाँ पे बहुत सारा कचरा होता है ना, कचरा जमा करके अगर हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे तुरंत जो है वो मच्छर पैदा हो जाती है। ड्रेन्स, स्टेगनेंट वाटर, यानी जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, एक्सेट्रा। माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस यानी हाथी का पैर हो जाता है ना, बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। येलो फीवर, हाँ, चिकनगुनिया, जिका फीवर एक्सेट्रा। ये सारी बीमारियां किसकी वजह से होती है? अलग अलग टाइप की मच्छर की वजह से होती है। Grain entry into the human body through the bite of the female mosquito। और ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे आती है? जो फीमेल मॉस्किटो होती है इसकी, वो क्या करती है? जगह ढूंढती है कहीं पे उसके अंडे डालने के लिए, और जगह ढूंढती है उसको खाने पीने के लिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो इसलिए वो क्या करती है? उसके खाना क्या होता है? इंसान का खून होता है, जानवरों का खून होता है। तो वो क्या करती है, जब वो अपना खाना खाने के लिए किसी इंसान का खून चूसने के लिए बैठती है उसके ऊपर, तो वो खून में उसके साथ में उस जंतु को छोड़ देती है हमारे बॉडी के अंदर। वो खून के जरिए उन जरासीम को छोड़ देती है, और जिससे फिर हमको वो बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मच्छर से इतनी सारी बीमारियां होती है। Which disease do microorganisms cause in plant and animals? प्लांट और एनिमल्स में भी बहुत सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, तो ये आपको इंटरनेट से ढूंढ कर निकालना है। ओके, फिर ये देखते हैं हम लोग स्वच्छ भारत अभियान। क्यों स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया? क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल डिसीजेस अकर ड्यू टू द अनक्लीनलीनेस। हमारी गंदगी की वजह से बहुत सारी 80% बीमारियां उसी से फैलती है। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अवॉइडिंग लिटर एंड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली, यानी खड़े रह के कहीं पे भी पेशाब करना, लिटर यानी खड़े रह के पेशाब करना। फिर हमारा कचरा जो है वो हम अच्छे तरीके से नहीं फेंकते हैं। अवॉइडिंग डिफिकेशन इन द ओपन एरिया, open are some easy ways to stop the spread of diseases। गांव वगैरह में खुली जगह, गांव का है क्यों, मुंबई में भी कितने लोग जो है वो पटरी पे जाके नंबर 2 करते हैं, नंबर 1 करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, तो ये चीज़ों को रोका जाए तो हमारे यहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगी। द स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल मूवमेंट started several years ago to increase awareness about public hygiene along with habit of person hygiene. Let us participate in this movement by starting a cleanliness drive in our school and neighborhood। हम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमारे आजू बाजू का माहौल साफ सुथरा रखकर और हमारी स्कूल को साफ सुथरा रखकर हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मेक श्योर ऑफ टू चेक, हमको क्या चेक करना चाहिए? इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट क्लीन। हमारे घर में जो वाटर टैंक होती है उसको भी हमको साफ करना चाहिए, वो क्लीन है या नहीं देखना चाहिए। आर द वाटर टैंक एंड यूटेंसिल्स इन द स्कूल क्लीन, टॉयलेट वगैरह जो है वो हमारे स्कूल के साफ सुथरे हैं क्या? इज द वाटर दैट accumulates in pots, tires,
cans, etc. around the house drains properly. हमारे आजू बाजू में अगर कहीं पे पानी जमा हो रहा होगा तो वो पानी बराबर से गटर में बह रहा है या नहीं, जमा होने पानी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर क्लीन रेगुलरली, जिसमें हम पानी पीने का जमा करते हैं वो रोजाना धोना चाहिए, रेगुलरली उसको धोना चाहिए. डू यू नो, क्या आपको पता है वॉट एग्जैक्टली हैपन व्हेन वी हैव फीवर? हम जब हमको बुखार आता है तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपको याद रखना है. एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर गंदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे दाखिल होते हैं ना, तो अवर इम्यून सिस्टम स्टार्टेड एक्टिंग एंड बॉडी टेम्परेचर रेजिस्ट. दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द sign of an injury also feel warm for the same reason. तो इस तरह से हमको अगर कोई इंजरी हो गई है या कुछ हो गया है तो जिसकी वजह से हमको बुखार आ सकता है. What is the correlation between the normal body temperature of human, which is 37 degrees centigrade, and optimum temperature of growth of microorganism is 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. तो ये कभी कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बढ़ता ही है, कभी कभी टेम्परेचर कम भी हो जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं. What happens if clothes remain damp in the rainy season? गीले गीले कपड़े आप लोगों ने देखे होंगे बरसात के मौसम में, अगर डंप करके रख दिए जाए तो क्या होता है उसमें भी? आपको पता है? बोलो जल्दी. कपड़ों में भी क्या होती है? बोलो. गीले गीले कपड़े अगर आपने रख दिए तो क्या होता है? कपड़ों में भी क्या हो जाती है? बास आने लगती है मेरी. वेरी गुड. कपड़ों में भी क्या होती है? बदबू आने लग जाती है. और वो कपड़े में भी कभी कभी आप देखे होंगे, अगर और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके ऊपर भी फंगस पकड़ती है, कपड़ों के ऊपर भी फंगस पकड़ना शुरू हो जाती है. What are the black or white spots sometimes seen on gunny bags? गोनी के ऊपर भी आपने देखा होगा, गीली गीली गोनी अगर रखी हुई रहेगी बहुत दिनों तक, उसके ऊपर सफेद सफेद ऐसे कापूस कापूस के जैसा कुछ आ जाता है और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं. देखा होगा. तो ये क्या है? फंगस है. Why are leather article like purses, wallets, belts, ये सब भी है ना, जो लेदर की चीजें होती है, ये लेदर की चीजों में भी क्या होती है? फंगस पकड़ती है. ठीक है. What is the powdery material found on old currency? पुराने देखो जो नोट वगैरह होते हैं ना, वो नोट के ऊपर भी क्या पकड़ लेती है? फंगस पकड़ लेती है. ठीक है. All the materials mentioned above, that is gunny bag, cotton clothes, paper, rubber, etc. are plant production, and leather is an animal products. In a humid atmosphere, fungus and some other microorganisms grow on these articles and spoil or damage them. उसको खराब करते हैं, डैमेज कर देते हैं. वहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़े दिनों के बाद में वो चीज़ें फट जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. तो उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को लेसन जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. और यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है. यहाँ तक हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करेंगे. नहीं आया समझ में तो आप लोग पूछ लोगे, है ना. तो इस तरह से हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है. तो इस उम्मीद के साथ में कि आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर
रुक जाती हूँ। आपको कुछ सवाल पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, यहाँ तक हमारा लेसन समझा सब लोगों को अच्छे से? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।